पास जाते हैं तो वो मना कर ही नहीं सकता। तो आपकी इस चीज को हमेशा याद रखें, मेरी यहाँ है जेन्युइन समस्या है, यहाँ राजनीति नहीं है, ये हक की लड़ाई है। जिनके साथ अत्याचार हो रहा है तो वहाँ खड़ा होना भी हमारा धर्म है। तो आपकी पूरी टीम, जितने सारे डेफिनेटली, बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगी। कहते हैं कि अगर देश के अंदर किसी को न्याय दिलाना हो तो न्याय दिलाने के लिए सबसे पहली बात, जो सबसे पहले जो एक कौम, जो सबसे पहले जो लोग आगे आते हैं वो अधिवक्ता या वकील होते हैं। हमारे बड़े बड़े लीडर्स के आप मैं नाम गिना दूं, महात्मा गांधी का नाम गिना दूं, सब वकील थे। और वकील चाहे तो अकेले खड़े होकर किसी भी केस को जनता के हित में ला सकते हैं। जितने सरकारें जब अपना कायदा कानून भूल जाती है, सरकारें जब अपने जनता के साथ न्याय नहीं करती हैं, तो वो वकील ही हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए पिटीशन लगाकर या फिर बहुत सारी चीजों से सरकार को लगातार ये दिलाते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि आप जनता के हक और अधिकार सुरक्षित करो और न्याय व्यवस्था को सुरक्षित करो। ऐसे ही दिल्ली के वकील, ऐसे ही लोग, ऐसे ही एडवोकेट आज हमारे साथ हैं। और ये क्यों आए हमारे साथ? ये आए हमारे साथ इसलिए कि ये चाहते हैं कि बुजुर्गों के साथ जो अन्याय हो रहा है, केस 95 के बुजुर्गों के साथ, 60 साल से ऊपर लोग जो बुजुर्ग हैं, जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको पेंशन के नाम पे मिलता है 700-800 रुपया, कैसे जीवन चलता होगा? तो जब इन्होंने ये सुना और इनको अपने आप पर इस चीज पर भरोसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है इस भारत देश के अंदर के जो उन्होंने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया हो, उनको 700 रुपये 800 रुपये पेंशन है। हमारे साथ तरुण गौड़ जी हैं, फेमस वकील हैं, दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं और इनके साथ पूरी टीम है, एक लीगल टीम है। और कोर्ट के नामी गिरामी वकीलों के जो पैनल है उनमें बैठते हैं और इलेक्शन में भी काफी रोल रहा है इनका और काफी लोग इनको जानते हैं। आज हम इनके पास आए। तरुण जी, जिस तरह से माहौल है देश के अंदर, 78 लाख देश के अंदर बुजुर्ग त्राहिमाम कर रहे हैं सरकार से, 2 बार मोदी जी से मिल लिए, श्रम मंत्री से मिल लिए, हेमा मालिनी से मिल लिए, मिलती है तो तारीख तारीख और सिर्फ तारीख। क्या कहेंगे आप? देखो, ये बड़े दुख की बात है कि राजनीति भावनाओं से ऊपर रह रही है आज की डेट में। भावनाओं की कदर नहीं है। हम उस देश में रहते हैं जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद ही सब कुछ माना जाता है। मेरी जब इनसे मुलाकात हुई थी, मुद्दा मेरे सामने आया था, मुझे पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट तक मुद्दा जा चुका है और वहाँ भी कोर्ट ने इसमें कहा कि जो इसका ड्राफ्ट है ऊपर से लेकर नीचे तक का पेंशन का, इसमें कमी है और इसे आप इसमें थोड़ा इनका जो एम्प्लॉय का योगदान है उसे बढ़ाइए ताकि इनकी पेंशन बढ़ जाए। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई चीज़ को जान करके। एक तरफ तो गवर्नमेंट उन लोगों को 3 से 4 हज़ार पेंशन देती है, 2500-3000 रुपए, जिनका 1% भी, 1 पैसा भी योगदान नहीं होता मंथली। दिल्ली में है जैसे, है ना, यहाँ पे दिल्ली में पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, और भी कई पेंशन है। यहाँ तक कि जो केस जिनके चल रहे हैं महिलाओं के, उन्हें पेंशन दी जाती है, वो 1 पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं करते और उन्हें 2.5 से 3 हज़ार पेंशन मिलती है। दूसरी तरफ ये एम्प्लॉय हैं जिन्होंने जिंदगी भर कंपनियों में काम किया और अब ये सोचकर गवर्नमेंट की बातों में आ गए, भाई एक एश्योरेंस दिया गया था कि जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपकी सेफ्टी के लिए आप अभी से EPS में अपना पैसा जमा कराइए, जब रिटायर हो जाएंगे आगे सुरक्षित बुढ़ापे के लिए, भविष्य के लिए आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या, मात्र 700 रुपए ने पेंशन मिलने स्टार्ट हो रिटायरमेंट के बाद में। उससे ज्यादा तो ये अगर अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसमें उससे ज्यादा पैसा मिल जाता। यही बात इन्होंने कहा कि जितना हमने कंट्रीब्यूशन, इन्होंने बहुत सारी RTI भी लगाई, मैं बताऊं कपिल साहब आपको, और उसमें इनका कंट्रीब्यूशन इतना आ रहा है कि करीब करीब ऐसा एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 लाख के करीब पर व्यक्ति का EPFO में जमा होगा लगभग। और उसकी अगर ब्याज लगाई जाए 1% 2%, तो भी बहुत ज्यादा पेंशन बनती है। और ये मिनिमम कभी इन्होंने 7,500 की डिमांड की कि भाई 7,500 ही दे दो हमें, जिससे हमारा जीवन चल सके। लेकिन सरकार ने 2,000 रुपए की पेंशन का जो वो था प्रस्ताव, वो भी रिजेक्ट कर दिया। क्या लग रहा है, सरकार घोड़े बेच के सोई हुई है या मनमाने तरीके से खर्च कर रही है और इनको नहीं दे रही? देखो, ये एक तरीके से हमारे देश की विडंबना ही है आज की डेट में। भगत सिंह बनना पड़ेगा। जैसे अपनी आवाज सुनाने के लिए बम फोड़ा था ना, उन्हें भी करना पड़ेगा। अब आप किसानों को देख लो, क्या कोई पेंशन वगैरह नहीं है, तब भी लोन माफ है उनके। धरने पे बैठ जाते हैं तो सरकार दुम दबा के भाग जाती है पैचअप के लिए, जी ये बात मान लो, बात मान लो। तो अगर आपको लगता है कि हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में कोर्ट जाकर आपका काम हो जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, फिर नहीं पेचीदे फंस जाएंगे। राजनीति का तो बेहतर यही है, आप किसानों को सीख लो, आप आओ
और सरकार पर दबाव बनाओ। आप 78 लाख हैं पेंशन भोगी जिन्हें 700 पेंशन मिल रही है और जबकि ज्यादा मिलनी चाहिए थी। 78 लाख, आपकी यकीन मानो कम से कम 30 विधानसभा आपको लाके दे सकते। दिल्ली मतलब पूरी दिल्ली में आपकी सरकार बना सकती है, इतनी ताकत आपके पास में है। तो आप भी एक हो जाओ। सबसे बड़ी समस्या में एक नहीं है, बिखरे हुए हैं। एक होकर के दिल्ली कूच करो, अपनी जायज तरीके से बात को रखो और प्रधानमंत्री तक पहुंच जाओ। तो जब तक दबाव नहीं होगा तब तक तो आप लोग भूल जाओ। हम सिर्फ सहानुभूति दिखा सकते हैं, आपका समर्थन कर सकते हैं, आपके साथ खड़े हो सकते हैं। मैं तो कहता हूँ आप आओ दिल्ली, जो समर्थन चाहिए हम वो आपको समर्थन देंगे, लेकिन बिना दबाव के सरकार के कान पर जो नहीं रहेंगी, ये बिल्कुल यूनिवर्सल सत्य है। मैं वकील साहब आपको बताऊं कि 8 साल से लगातार ये दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली थी, 20,000 के करीब लोग, 10 से 20,000 के करीब लोग थे। जंतर मंतर पे भी हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये दबाव बना के थक चुके हैं। अब इन्होंने कहा है कि हम संसद अपने सांसद ही भेजेंगे दिल्ली में। इन्होंने कहा है दिल्ली फतेह करनी है। हम सब ने तय किया है बैठ के कि दिल्ली की 7 सीटों पर अब हम चुनाव लड़ाएंगे। ईपीएस पेंशनर्स वालों को या ओआरओपी वालों को या फिर होमगार्ड, इनसे जुड़े हुए लोगों को, जो मतलब हमारे लोग होंगे उनको लड़ाएंगे और अपने 7 सांसद भेज के अपना प्रस्ताव खुद पास कर लेंगे। ऐसा योजना है और लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या लगता है आपको कि ठीक है ये? देखो, कुछ बातें जो होती है ना, हमें लगती है कि बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको लगता है कि आप ये इलेक्शन जीत करके अपनी बात मनवा लेंगे, नहीं। पर मैं एक चीज बता दूं, सरकार भी बहुत चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो भूल जाती है कि एक चींटी भी हाथी का जीना दुश्वार कर देती है। मैं मानता हूं कि आप जीत नहीं पाओगे, विचार बहुत अच्छा है दबाव बनाने के लिए, आप जीत नहीं पाओगे, लेकिन आप किसी को हराने में अपना बहुत शानदार योगदान कर सकते हो। क्या बात कही। ये वोट 78 लाख, ये तो सिर्फ वो नंबर है जिनकी पेंशन गवर्नमेंट ने रोकी हुई है। इनके साथ में जिनकी पेंशन कम है मतलब, और इनके साथ में 2 लोग होंगे कम से कम। तो आप लगाओ, ये कम से कम 2 करोड़ लोग बैठेंगे। अच्छा, 2 करोड़ वोटर अगर एक तरफा वोट डालें या अपने खुद के कैंडिडेट खड़े कर जाएं तो एक इतनी वोट तो लेकर आ सकते हैं। तो एक आध सीट भी निकाल लें। अगर संख्या बहुसंख्यक क्षेत्र में या इनकी ईपीएस वालों की संख्या ज्यादा है, वहां से कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और यूनाइट होकर के यूनिवर्सली एक सार्वभौमिकता के साथ में अपना प्रत्याशी उतार दें तो जीतेगा। जाहिर सी बात है, सरकार की नाक में दम करेगा। और क्या पता ये वोटें बीजेपी को जाने वाली हो, कटकर ये अलग हो जाएं तो दूसरी पार्टी भी आ सकती है। तो उन्हें अपना संदेश 2 तरीके से रिप्रेजेंटेशन के साथ में, या तो सुधर जाओ वरना फिर अंजाम आप भी भुगतना। बहुत बड़ी बात कही। मैं वकील साहब आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपके साथ एडवोकेट है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज है, आप ये चीजें जानते हैं, चुनाव के विषय में भी जानते हैं। तो ये लोग चाहेंगे कि आप उसमें गाइड करें, एक गाइड की भूमिका निभाएं। जब इनके प्रत्याशी चुनाव में लड़े तो आप उनकी व्यवस्था देखें, नॉमिनेशन की, उनकी लीगालिटी देखें, ये सब चीजें देखें, आपकी टीम देखे और आप अपनी तरह से जो कानूनी सपोर्ट हो सकता है, तो ये सपोर्ट मैं मांगने आया हूँ आपसे। क्या आप समर्थन करेंगे? देखो, जब आप एक उचित कार्य के लिए किसी के पास जाते हैं तो वो मना कर ही नहीं सकता। तो आपकी इस चीज को हमेशा याद रखें। मेरी यहाँ है जेन्युइन समस्या है, यहाँ राजनीति नहीं है, ये हक की लड़ाई है। जिनके साथ अत्याचार हो रहा है तो वहाँ खड़ा होना भी हमारा धर्म है। तो आपकी पूरी टीम, जितने सारे डेफिनेटली, बिल्कुल, जब जरूरत पड़ेगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ सदैव हाजिर हैं। देखिए कितना जबरदस्त ये रेस्पॉन्स मिल रहा है। हमने कितनी सारी वीडियो डाली है और अब तो एडवोकेट तरुण गौर और उनकी टीम भी साथ में आ गई और उन्होंने कह दिया जैसी भी लीगालिटी चाहिए आपको, जैसी भी कानूनी मदद होगी, जो भी उनसे बन पड़ता होगा, जो संभव होगा, वो आप लोगों के लिए करेंगे। अब आपको दिल्ली चलना है और जैसा मैंने कहा है, आप व्हाट्सएप पे लगातार मेरे को भेज भी रहे हो, कह रहे हो मनोज भाई बुला लो दिल्ली। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक पूरी तरह से पूरे देश में मुझे टीमें नहीं बन जाएंगी, अभी जहां जहां की टीमें बनी है वो 25-25 लोग, 30-30 लोग जब जब जगह जगह से आ रहे हैं, लेकिन मैं एक थोड़े में नहीं बुलाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है लोगों को, कैसे कैसे कितने दिन के लिए लोगों की मुझे व्यवस्थाएं भी करनी है आपकी, कहाँ किसको रोकना है। तो मैं जल्दी ही अनाउंस करूंगा कि कब बुलाना है, लेकिन तब तक आप कमर कस के तैयार हो जाओ और जो मैंने काम बताया है वो तैयार रखो, एक दूसरे को बताओ और संगठित हो जाओ, मजबूत हो जाओ। 1-2 दिन में मैं तरीका बताऊंगा जिससे हम किस तरीके से अपने कैंडिडेट्स के लिए फंड या पैसे का इंतजाम कर सकते हैं और बड़ा आसान तरीका है, वो भी मैं बताऊंगा। और हम सब मिलेंगे तो करेंगे तो लड़ेंगे तो और जीतेंगे। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली के लोग हैं ना, जिस तरीके से आपको वार्म वेलकम मिल रहा है, मुझे लगता है कि जीत निश्चित आपकी होगी। और बुजुर्ग इस देश का सम्मान है, वृद्धों का सम्मान होना चाहिए
और जिस देश में वृद्धों का सम्मान नहीं है, उस देश के अंदर फिर किसी का सम्मान नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है? अगर आपको ये लगता है कि हाँ दिल्ली चलना, जैसे लगातार आप कह रहे हो कि चलना ही है, तो लिख दीजिए दिल्ली चलो। और दूसरी बात लिखिए एडवोकेट तरुण गौर धन्यवाद, एडवोकेट तरुण गौर धन्यवाद आप लिख दीजिए, जिससे कमेंट में वकील साहब को हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कम से कम हमारे समर्थन में खड़े हो गए। देखते रहिए मिनी से।